सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जेके एसएसबी लर्न फ्रॉम एमसीक्यू सीरीज। और आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि पार्ट 2 रहने वाला है। इसके बेसिस पे हम 40 एमसीक्यूज करेंगे और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, लेकिन जो आज वाला पार्ट है इसमें हम कुछ इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपके सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स आते हैं रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, वो सब पूरे कवर हो जाएंगे। इसके बाहर से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, तो आपको पता है हम पूरा एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की, तो याद रखना ये बनाई गई थी अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट याद रखना है, उसके ही चलते ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ये क्रिएट हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखना है, वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर ये भी याद रखना है कि टोटल 16 बटालियंस होती हैं किसके अंदर, एनडीआरएफ के अंदर। 16 बटालियंस किसकी होती हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया। तो इन सब का जो बटालियन रहता है, टोटल 16 बटालियंस इसके अंडर वर्क करती हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसकी जो डिप्लॉय करने की जो पावर होती है, वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। तो ये जो स्टेटमेंट थर्ड है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, MHA की पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको डिप्लॉय कर सकती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है इसका मोटो क्या है, तो मोटो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोटो आपको याद रखना है, इसका मोटो है आपदा सेवा और सदैव। आपदा सेवा सदैव, ये इसका मोटो है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करती है, और इसे 2005 जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत इसको बनाया गया था। लेकिन MHA इसको डिप्लॉय करती है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जितना भी आपका ये जो टॉपिक है रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सारे टॉपिक्स इसमें MCQ एनालिसिस में ही कवर हो जाएं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब इसके बेसिस पे हमने सिर्फ एक वन लाइनर किया था, लेकिन आज इसके बारे में जान लेते हैं कि सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है। ये याद रखना, ये फ्रेमवर्क जो है वो 15 साल के लिए बनाई गई है, जो बनी थी 2015 से जो 2030 है, वो इसका टाइम पीरियड है। और ये क्यों बनाई गई थी ये भी आपको याद रखना है कि ये जो सिंधाई सिटी है ये कहाँ पे है, तो ये याद रखना हमने जापान में है। ठीक है, जापान में सेंदाई सिटी है, और ये इसका जो रोल था वो ये था डिज़ास्टर को, रिस्क को कम करने के लिए और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना डिज़ास्टर के लिए। तो इसके रिलेटेड ये जो सेंदाई फ्रेमवर्क है इसको यूएन ने अडॉप्ट किया था 2015 में, और जिसका जो टाइम पीरियड है वो 15 साल का है, 2015 से 2030 तक का टाइम पीरियड है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनहेंसिंग डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रियल टाइम अर्थक्वेक डाटा। तो रियल टाइम अर्थक्वेक डाटा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, तो ये करती है नेशनल, ये करती है आईएमडी, सॉरी आईएमडी का, आईएमडी की फुल फॉर्म को पता होनी चाहिए, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ये फॉर्म कब हुई थी, तो 1875 में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ओल्ड हेडक्वार्टर पूछ ले तो जब ये बनी थी, जब ये फॉर्म हुई थी, तो इसका जो ओल्ड हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता में। तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी, आईएमडी की। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसी ऑप्शन में है, वो है एनडीएमए। एनडीएमए के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि जो एनडीएमए है इसकी सबसे पहले जो फुल फॉर्म होती है वो आप मेरे साथ लिखो, वो होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसको भी बनाया गया था 2005 में, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसी के अकॉर्डेंस में से बनाया गया था। और इसका जो रोल रहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाती है ये, ताकि हम कोई भी डिजास्टर को टैकल कर सकें। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, विथ व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NCRMP। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है
जितने भी साइक्लोन प्रोन एरियाज़ हैं इंडिया में, उनके डैमेज को रोकने के लिए और फ्यूचर में उनसे कॉम्बैट करने के लिए प्रिपेयर रहना, यही इसका क्या है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो इसको पूछता है कि लॉन्च किसने किया है, किसने बनाया है, तो याद रखना ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही इसको बनाया है। और अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से जो साइक्लोन प्रोन एरियाज़ हैं, जैसे मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं, गुजरात की, तो ये सब क्या है, साइक्लोन प्रोन एरियाज़ हैं। और इन्हीं को मतलब डिज़ास्टर से सेव करने के लिए जो NCRMP है, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, इसी को बनाया है, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, अभी इसी के बारे में हमने इतनी चीज़ डिस्कस की। तो इसको कब इन्फोर्स किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, इसको किया था दिसंबर 2005 में, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो ऑनसेट डिजास्टर, तो कौन सा है जो स्लो ऑनसेट डिजास्टर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो धीरे, वो डिजास्टर जो धीरे धीरे डेवलप होता है और उनका जो इम्पैक्ट आता है वो भी धीरे धीरे ही आता है। तो हमें पता है जो ड्राउट होती है, जो नदियाँ हमारी सूखती हैं, वो काफ़ी धीरे धीरे होती हैं और इनका जो इम्पैक्ट होता है वो भी धीरे धीरे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राउट। और अर्थक्वेक हमें पता है इमीडिएट आता है, फ्लड भी इमीडिएट आता है और सुनामी भी एकदम से आती है। तो धीरे धीरे कौन सा डिजास्टर पहले स्टेजेस में आता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ड्राउट, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, विच UN बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7th का। इसका ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा UNOCHA। UNOCHA की फुल फॉर्म आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन, राइटिंग में मत जाना यार, आप जो मैं बोल रहा हूँ ना फिर आप उसी से नोट्स बनाना, कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और यही कोऑर्डिनेट करता है जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स है। जैसे कोई कंट्री अगर मैं बात करूँ उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा जो वीक है और उसको एड करना, उसकी हेल्प करनी है, तो यही जो एक UN बॉडी है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हेल्प करने के लिए। तो क्या है, UNOCHA, ठीक है। और फुल फॉर्म भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। 8th क्वेश्चन है, द इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम IRS used in India for disaster response was originally adopted from which country, तो कौन से कंट्री ने इंडिया ने अडेप्ट किया है इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा USA से अडॉप्ट किया है। और ये याद रखना, ये जो सिस्टम है IRS इंडिया का, ये किस लिए है, कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए डिजास्टर के टाइम पे, इसलिए इसको बनाया गया है इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। एवेलांच रिस्क जोन्स इन इंडिया आर प्राइमरली फाउंड इन विच सिस्मिक जोन्स, तो आपको ये भी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जो जोन 5 होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स जोन में आता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा हमें अर्थक्वेक्स, एवलांचेस दिखने को मिलते हैं। और जोन 5 में ये पूछता है कि कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, तो जोन 5 में अगर मैं बात करूँ, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। हिमाचल की अगर मैं बात कर लूँ, तो जितने भी हिली स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सब इसके अंदर फॉल कर जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोन 5, ठीक है। द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITEWC इज लोकेटेड इन, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। आपको पता है JKSS भी हल्का लेवल डालेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस की एक बारी आदत होनी चाहिए, ताकि आप डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली उसे टैकल कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में इसका जो सेंटर है ये लोकेटेड है, और इसको जो फॉर्म किया गया था वो किया था 2007 में। आपको डेट भी याद रखनी है। और किसने किया था, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, MOES, अर्थ साइंसेस, ठीक है। ये भी याद होना चाहिए। 10th क्वेश्चन हो गया, चलते हैं 11th पे। 11th है, विच गैस रिलीज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल डिजास्टर इज कंसिडर्ड हैवियर देन एयर एंड दस सिंक्स टू लो लाइंग एरियाज, डिजास्टर के टाइम पे कौन सी गैस जब रिलीज होती है वो हवा से भी हल्की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, हवा से भी
सबसे ज़्यादा हल्की होती है, और याद रखना ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है किस पे, जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डैमेज कर देती है बहुत बुरी तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस गैस है। जब भी कोई, अगर मैं बात करूँ, न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो उस टाइम पे ये जो गैस है ये रिलीज होती है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्ड्स इज क्लासिफाइड एज ए हाइड्रोमीटरोलॉजिकल डिजास्टर। जो पानी, और एक मतलब मैं बात करूं जो पानी से होता है, जो पानी से जिसका इम्पैक्ट आता है, तो वो कौन सा है? तो बताओ, पानी से हमें पता है साइक्लोन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो पानी की वजह से होता है, लाइक साइक्लोन्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गया, ठीक है, टॉर्नेडोज हो गया, तो ये भी हाइड्रोमीटरोलॉजिकल डिजास्टर है, टॉर्नेडो भी, टॉर्नेडो भी, ठीक है। व्हाट इज द रिश्टर स्केल? सबसे पहले जान लो कि रिश्टर स्केल जो होता है वो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए काम में आता है। मैग्नीट्यूड बहुत से एग्जाम्स में पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और उसका जो बेस रहता है, बेस लेते हैं हम 10 से, ठीक है। द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 इन्वॉल्व द एक्सीडेंट रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक गैस। बहुत सारे एग्जाम्स में है, और शायद ये पार्ट 1 में भी था, तो आपको पता होना चाहिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। मिथाइल आइसोनेट। और बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स था ये, याद रखना। जो भी लोग इसके चपेट में आए थे, तो जो ज़्यादा नज़दीक थे डिजास्टर के, वो तो वेपराइज हो गए थे इंस्टेंटली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। द फर्स्ट रिकॉर्डेड एवलांच डिजास्टर इन इंडिया ऑकर्ड इन विच ईयर? तो ये भी डेट याद होना चाहिए। जो पहला रिकॉर्डेड एवलांच डिजास्टर इंडिया में आया था वो 1979 में आया था, और याद रखना हिमालयाज में आया था, और काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स था। अराउंड 100 and 150 जो लोग थे इसमें, उनकी डेथ हो गई थी। तो हिमालयाज वाला जो रीजन था, अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला, वहाँ पे, और कुछ पार्ट्स कश्मीर, कुछ पार्ट्स लद्दाख वाला भी, तो वहाँ पे भी 1979 में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल चार्टर्स प्रोवाइड्स सैटेलाइट बेस्ड इमरजेंसी सपोर्ट ड्यूरिंग डिजास्टर? जब भी डिजास्टर होता है तो उस टाइम पे जो सैटेलाइट बेस्ड इमरजेंसी सपोर्ट होता है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है? अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो याद रखना ये करता है यूएन स्पाइडर। और यूएन स्पाइडर की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म, मेरे साथ साथ लिखना, प्लेटफॉर्म फॉर स्पेस्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर डिजास्टर। इसके आगे लिख लेना, फॉर डिजास्टर एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। जो चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर जाना, और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना, ठीक है। तो ये इसकी यूएन स्पाइडर की फुल फॉर्म हो जाएगी, और यही जो सैटेलाइट इमेजरी है ये प्रोवाइड करता है डिजास्टर के टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। 17th क्वेश्चन, द टर्म लिक्विफिकेशन इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रेफर्स टू? 17th का क्या आंसर हो जाएगा? याद रखना, जब भी अर्थक्वेक आता है ना, तो जो मिट्टी या सैंड होती है वो लिक्विड की तरह फ्लो करना शुरू कर देती है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और उसी वजह से जब मिट्टी फ्लो करती है ना, तो जो उसके ऊपर लैंड होती है, लोकेटेड जहाँ पे लैंड होती है, तो वो भी क्या करती है, वो मतलब जो लैंड होती है वो गिर जाती है, या जो उसकी स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो गिर सकता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? लूज ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्राउंड शेकिंग। तो जो सॉइल होती है वो जो अपनी सॉलिडिटी होती है वो खो देती है, और वाटर की तरह, मतलब पानी की तरह बहना शुरू कर देती है। क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज मोस्ट वनरेबल टू लैंडस्लाइड्स कास्ड बाय क्लाउड बर्स्ट? ये तो रिसेंट ही एग्जांपल, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जो मतलब क्लाउड बर्स्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आती है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, विच केमिकल हजार्ड इज मोस्ट लाइकली टू कॉज डिलेड बट इरिवर्सिबल डैमेज टू ह्यूमन ऑर्गन्स? क्वेश्चन का मतलब ये है, याद रखना, ये कह रहा है कि मतलब धीरे धीरे इम्पैक्ट करती है, और जो उसका डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर मस्टर्ड, और इसको येलो मस्टर्ड भी कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लीथल होता है। याद रखना, एक बार इससे डैमेज हो गया आपके कोई ऑर्गन को तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स चीज़ है ये। 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्ट्रक्चरल मेजर फॉर अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
नॉन स्ट्रक्चर मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यार जब हम किसी को समझाते हैं पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, वहाँ पे हम कुछ चीज़ बनाते हैं क्या, तो नॉन कंस्ट्रक्टिंग ही तो होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, हाँ। द टर्म रेट्रोफिटिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू, रेट्रोफिटिंग का क्या मतलब होता है, याद रखना रेट्रोफिटिंग का ये मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट पहले से ही ये जान लेती है कि इस बिल्डिंग में, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में जब भी डिजास्टर आएगा तो ये गिर सकती है, तो उसको पहले से ही ठीक कर लेती है वो, मतलब पहले से ही जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको रेजिस्ट कर लेती है, उसको अच्छे से स्ट्रेंथन कर लेती है, ताकि इन फ्यूचर वो उसको जो जब कोई भी डिजास्टर वाली चीज़ हो तो वो उस पर इम्पैक्ट ना पड़े और वो बिल्कुल सेफ रहे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स टू रेजिस्ट फ्यूचर डिजास्टर। Which of the following disaster is most likely to trigger secondary hazards like landslides और फ्लड्स। तो हमें पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा अर्थक्वेक। जब भी अर्थक्वेक होती है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं उनके कोलिजन से, और जब भी कोलिजन होता है तो हमें पता है काफ़ी ज़्यादा जो वाइब्रेशंस होती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो मतलब हम वेव्स निकलती हैं, तो उसकी वजह से ही जो सुनामी भी आता है और साइक्लोन भी आता है। तो अर्थक्वेक की वजह से ही जो सुनामी और साइक्लोन भी आता है। तो याद रखना, ये जब अर्थक्वेक आए तो इसने जो सेकेंडरी हज़ार्ड्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, तो उसी की वजह से हुआ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, अर्थक्वेक। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 23rd है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्ट्री हैंडल्स द केमिकल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा मोफेक, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 24th है, द अर्थक्वेक वनरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। तो इसको कौन पब्लिश करता है, किस, क्या इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है पब्लिश, नहीं। एनडीएमए में करती है, नहीं। इसको करती है बीएमटीपीसी। अब बीएमटीपीसी की भी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिखो मेरे साथ, वो है बिल्डिंग। गाइज ये नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बुक किताब से आप पढ़ोगे वहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली बनेगा। इसी में से जितने भी मैं एमसीक्यूज एनालिसिस करके आया हूँ, यहीं से ये गिने चुने सवाल पूछते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, तो बुक से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा आपका। तो क्या आंसर हो जाएगा, बिल्डिंग मटीरियल। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बिल्डिंग मटीरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल। तो ये आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है, काउंसिल है ये। ठीक है, 25th, विच सैटेलाइट इज यूज्ड बाय इसरो टू मॉनिटर फॉरेस्ट फायर्स एंड डिजास्टर प्रोन जोन्स इन इंडिया। जब भी फॉरेस्ट में आग लगती है, ठीक है, तो कौन सी सैटेलाइट्स हम उसको जो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा रिसैट, और इसको कौन यूज करता है, इसरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। हमें पता है टोटल कितने फेज होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। मेन जो 4 फेजेस होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला होता है मिटिगेशन का, जिसमें हम रिस्क रिडक्शन की बात करते हैं। दूसरा होता है प्रिपेयर्डनेस, जिसमें हम डिजास्टर के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं, प्रिपेयर्डनेस, जिसमें मॉक ड्रिल्स वगैरह आ जाती है। और थर्ड होता है रिस्पॉन्स, और जो हमारा फोर्थ होता है रिकवरी। जब डिजास्टर के बाद हम रिकवर करते हैं, जिसमें बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्शन भी किया जाता है। तो रिकंस्ट्रक्शन भी इसमें आ जाता है यार, इसको रिकंस्ट्रक्शन समझना है यहाँ पे। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन है ये। तो रिस्पॉन्स होता है, मिटिगेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, लेकिन रिट्रैक्शन कोई चीज़ नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिट्रैक्शन। 27th क्वेश्चन है, द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन हिमालयन रीजन्स। वो किस वजह से होता है। तो अभी पता है कि हिमाचल प्रदेश में या काफ़ी ज़्यादा यही जो मतलब क्लाउड बर्स्ट वाले प्रोन एरियाज होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सडन कन्वेक्शन ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। अब समझो ये क्या बला होती है। एक्चुअल में होता ये है कि हिमालयन एरियाज में जो हवा होती है ना, ठीक है, वो एकदम से ऊपर उठती है, और एकदम से ऊपर उठ के जब ठंडी हो जाती है वो हवा, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ठीक है, तो एक छोटी सी जगह पे ना बहुत तेज़ बारिश होती है। जब वो ठंडी पड़ जाती है तो सडन बारिश होती है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो ये किस वजह से होती है, सडन कन्वेक्शन ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। कन्वेक्शन का मतलब ही होता है जब हवा एकदम से ऊपर उठती है, ठीक है, ठंडी हवा जो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स वनरेबिलिटी इन डिजास्टर टर्म्स।
याद रखना वल्नरेबिलिटी का ये मतलब होता है, जैसे कोई स्टेट की अगर मैं बात करूँ, उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो टैकल कर सके किसी डिज़ास्टर को, या जब भी डिज़ास्टर आए तो उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो उससे कॉम्बैट कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनस्टेबिलिटी टू विथस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ हज़ार्ड। ठीक है। विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ्स ड्यूरिंग द विशाखापट्टनम गैस लीक? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और एसएससी में बहुत बारी एग्जाम जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टायरीन गैस। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है। और याद रखना 80 से 90 जो लोग हैं वो इस डिज़ास्टर में, विशाखापट्टनम गैस लीक में, उनकी डेथ हो गई थी। और विशाखापट्टनम क्वेश्चन पूछ ले तो कहाँ पे है, तो याद रखना विशाखापट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। 30 विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट वनरेबिलिटी टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं वो आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और मैं बात करूँ कब कब, तो याद रखना 1999 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो साइक्लोन आया था उसका नाम था सुपर। ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 2019 में आया था फैनी साइक्लोन। कौन सा? फैनी। और अगर मैं बात करूँ 2021 में, तो 2021 में आया था यास। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के लिए। ठीक है। 31st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स कैन बी बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड? तो कौन सा है इसमें से? तो हमें पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्लड, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम होगा हमारा, जो ऑब्वियस सी बात है एक इंसान ही बनाता है। और अगर मैं बात करूं डैम है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डैम बर्स्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो बाढ़ है वो सिटीज़ में आ सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। और ये कब बनाई गई थी? तो 2005 में, अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सचेत। और ये 12 रीजनल लैंग्वेजेस में जो है वो अलर्ट्स प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है 12 रीजनल लैंग्वेजेस में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 33rd द रिश्टर स्केल मेजर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अभी मैंने आपको बताया जो रिश्टर स्केल है वो मैग्नीट्यूड और जो इंटेंसिटी को जो है वो मेज़र करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो ये इसी को क्या करता है? मेज़र करता है। ठीक है। 34th है द इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ईओसी इन डिस्ट्रिक्ट्स फंक्शन अंडर। तो डिस्ट्रिक्ट्स है तो सीधे से बताओ ना यार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 35th लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन मैप्स आर प्रिपेयर्ड बाय विच इंडियन एजेंसी? तो जो लैंडस्लाइड के रिलेटेड जो हजार्ड जोनेशन मैप्स होते हैं उन्हें कौन प्रिपेयर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और गाइज मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, इसके बाहर से लेवल नहीं आएगा। इसी ऑप्शंस और इन्हीं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में से आप जो क्वेश्चन है वो बनता हुआ आपको वहाँ पे नज़र आएगा पेपर में। ठीक है। इसके बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द चेरनोबिल डिज़ास्टर बहुत ही ज़्यादा भयंकर और वन ऑफ द मोस्ट डिज़ास्टर। तो चेरनोबिल जो न्यूक्लियर मेल्ट डाउन हुआ था, पता ये न्यूक्लियर मेल्ट डाउन हुआ था। और याद रखना ये जगह कहाँ पे है? तो यूक्रेन में। बहुत ही ज़्यादा लीथल था ये। 37th है विच स्केल इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स? इंटेंसिटी तो अभी मैंने बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिश्टर स्केल। और आपका होमवर्क है, आपको इन 3 स्केल्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है। मरकली तो ये बताता है कि कितना डैमेज हुआ है, ये डैमेज के बारे में बताता है। एक तो मैंने यहीं पे बता दिया, तो आप बाकी स्केल्स के बारे में भी पढ़ लेना। विच डिजास्टर टाइप हैज द लोएस्ट वार्निंग टाइम बिफोर इम्पैक्ट? लॉन्गेस्ट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? याद रखना साइक्लोन का काफ़ी ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम होता है, क्योंकि जो
साइंटिस्ट वगैरह वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मतलब इस टाइम को जो साइक्लोन है वो आ सकता है, तो वार्निंग टाइम इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, किसका, साइक्लोन का सबसे ज़्यादा लंबा होता है इसका। 39th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका यही मतलब गोल होता है कि जितनी भी लोकल पॉपुलेशन है उनको डिजास्टर के बारे में अवेयर करना, एम्पावर करना। तो क्या आंसर जाएगा इसका, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। ठीक है। और गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया मॉक ड्रिल्स फॉर अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस आर कंडक्टेड बाय। तो कौन कंडक्ट कराता है इसको, वो कराती है एनडीएमए और स्टेट डीएमएस। एनडीएमए की मैंने फुल फॉर्म बता दी, क्या होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये कब रेज्ड हुई थी, तो 2005 में। और ये भी याद रखना कि इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वो होता है हमारा पीएम। ठीक है। तो गाइज ये थे आज के 40 क्वेश्चंस, और यहीं से आपको जो आपके जो एनटी का एग्ज़ाम होगा उसमें से इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हुए नज़र आएंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए, हर एक चीज़ को अच्छे से बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और ऐसे ही अपडेट्स अब आते रहेंगी। तो हमने अभी तक जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट पार्ट 1 कर लिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पार्ट 2 कर लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए, लेक्स एंड रिवर्स कर लिया हमने, आर्ट एंड कल्चर हमारा हो चुका है। ठीक है। इन सब के अभी पार्ट 1 आए हैं। तो हर एक वीडियो के पार्ट 3 आएंगे, जिसमें जो आपका जीएस है इसकी मैं गारंटी लेता हूँ यहीं से आपको क्वेश्चंस बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो और भी इसी तरह एमसीक्यू सीरीज चलेगी जिसमें हम कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। आपको मगिंग की ज़रूरत नहीं है, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत, अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे आना और ऐसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई एमसीक्यू सीरीज़ के साथ वापस मिलेंगे। ठीक है। थैंक्स।